हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 3-4 महीने इस कोविड-19 बीमारी के कारण से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हुई है। आपके एग्जाम में भी समस्याएं आई और अब आगे भी अभी पढ़ाई आपकी प्रॉपर वे में नहीं चल पा रही है। लेकिन फिर भी विनायक स्कूल ने जो एक नए तरीके से अध्यापन का तरीका शुरू किया है वो अपने आप में वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है, अच्छा है। ऑनलाइन टीचिंग अब आपकी प्रॉपर शुरू कर दी गई है। मेरी अपेक्षा है कि आप पूरी स्वभाव, पूरी नीयत से, पूरी मानसिकता से तैयार रहेंगे और बिल्कुल जो भी टीचर आपको प्रॉपर क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनका पूरा ध्यान देंगे। तो इसी क्रम में अब हम हिंदी की क्लासेज आज शुरू करेंगे। 10वीं तक आपने जितना पढ़ा, अब हम नए स्टडी के रूप में 11वीं क्लास से हमें क्या शुरू करना है। मैं सीधे आपकी पाठ्य पुस्तक पे जाऊं उससे पहले, चैप्टर पढ़ाने से पहले सामान्य परिचय उन चीजों का देना चाहूंगा जो अति महत्वपूर्ण है। पद्य भाग में जिनका अत्यंत महत्व है और गद्य में भी कई जगह अलंकारिक और छंदों से युक्त बातें कही जाती है। तो छंद और अलंकारों का सामान्य परिचय मैं आज के इस लेसन में आपको बताऊंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपको पूरा चैप्टर, पूरी बात समझ में आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका विषय मैंने लिखा है हिंदी अनिवार्य है और आज जिन चीजों की हम बात करेंगे वो छंद और अलंकार। जितना अपन समझ पाए आज, बाकी अगले चैप्टर में हो जाएगा। लेकिन आप पूरे मनोयोग से ये जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको सुनो और मेरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह ही आने लग जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखो, ये चीजें आपके जब तक आप पढ़ाई जारी रखोगे, एमए कर रहे हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट यदि हिंदी रहा है तो आगे तक ये काम आने वाली चीजें हैं। आज मैं छंदों के बारे में आपकी चर्चा शुरू कर रहा हूं। छंद किसे कहते हैं? तो छंद की परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें तो किसी नियमबद्ध प्रणाली में बंधी रचना या तुक, लय, ताल, यति, गति से युक्त रचना छंद कहलाती है। ये इसकी सामान्य परिभाषा मैंने आपको बताई। किसी नियमबद्ध प्रणाली में बंधी रचना, नियमों में, छंद नियमों में चलते हैं या फिर उसमें लुक, तुक है, ताल है, लय है, यति, गति। यति कहते हैं ठहराव को, गति कहते हैं चाल, चलाव। तो इनसे बंधी हुई रचना को क्या कहेंगे? हम छंद कहेंगे। यानी पद्य के अंदर नियम होते हैं। अब मैं आपको आगे थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा कि छंद क्या है। एक नियम के अंदर बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। कितनी मात्रा हो, कुछ छंद होते हैं वर्णिक, कुछ होते हैं मात्रिक। छंदों के दो प्रमुख भेद हैं, आप ध्यान दें। एक होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद ऐसा छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाए, ये परिभाषा है इसकी। अब मात्राएं कैसे गिनी जाती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरे प्रकार के छंद होते हैं, उनको कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद कौन से? जिनमें वर्ण गिने जाएं, जिनमें मात्राओं की गिनती होती है वो मात्रिक छंद, और जिनमें वर्णिक यानी वर्णों की गिनती होती है वो वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद में आपके इंपोर्टेंट चलते हैं, वैसे वर्णिक छंदों में भी आपके चलते हैं, लेकिन मात्रिक छंदों की यदि बात करें तो 3 प्रमुख छंद आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। 10वीं, 11वीं, 12वीं और आगे तक ये छंद काम आते हैं। और जो हिंदी साहित्य लेते हैं उनको तो फिर अलग अलग छंद और पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अनिवार्य के लिए कम से कम इतना तो आप जाने। यदि मात्रिक छंदों की बात करें तो आपकी कौन कौन से चलते हैं? तो सबसे पहला छंद, मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, एक बार हल्की चर्चा कर लेता हूं कि वर्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं। एक सूत्र लगता है इसमें, ये आप याद रखेंगे। ये सूत्र कौन सा है? ये है साहब, यमाता राज भान सलगा। इससे अलग अलग गण बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्णिक में गण गिने जाते हैं। अब गण कैसे बनते हैं वो भी आप थोड़ा सा देख लो एक बार, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकता, इसलिए
क्योंकि ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक है, लेकिन हिंदी आने वाले छात्रों को भी जानना जरूरी है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह बारीकी से नॉलेज हो। अब गण बनाए जाते हैं तीन तीन के जोड़ों से, यहां से आप यहां तक, ये एक गण बना, इसको बोलते हैं यगण। फिर मैं से शुरू कर दो मगण, फिर तय से शुरू कर दो तगण, इसी प्रकार रगण, फिर जगण, फिर भगण, सगण, फिर ले से बन गया लघु और ग से बन गया गुरु। अब ऐसा मत कर देना कि इसमें भी आप लगन और गगन कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये लघु और गुरु मात्राएं होती है, यानी दीर्घ मात्रा को बड़ी और छोटी मात्रा को ह्रस्व मात्रा कहेंगे। अब यगण से ये इसी प्रकार जोड़े बनते जाएंगे, यमाता, फिर मातारा, तारा जय, जय भाने, ऐसे यगण से यमाता बना। मगण से मातारा बन गया, तगण से ताराज बन गया, रगण से राजबा, जय भाने, जगण से भाने से लेगा, ये ऐसे बन गए। आप देख लो अलग अलग, यह माता, फिर माँ से शुरू किया मा तारा, ता से शुरू किया ताराज। इस प्रकार से आप ये बनाएंगे और अंत में लघु गुरु मात्राएं बन जाएगी। ये ऐसा एक सूत्र बनता है। तो अलग अलग छंदों में, वर्णिक छंदों में अलग अलग इन मात्राओं को लगाया जाता है। ये अलग प्रोसेस है, बहुत हिंदी साहित्य की चीज है। लेकिन एक बार मैंने संक्षेप में आपको बताया कि दो प्रकार के छंद हुए, मात्रिक और वर्णिक। आपकी जो प्रमुख बातें हैं, ये गण बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से सूत्र चलते हैं। जैसे कई एक जगह सूत्र लगता है नभा बरो, नगण बगण भगण रगण, ये सूत्र वाला जो कविता चलती है वो इस सूत्र से चलती है, नभा बरो से, जिसमें एक नगण आए, फिर बगण आए, फिर बगण आए, फिर रगण आए। तो ऐसा सूत्र वाला जो है वो अलग छंद है। तो कोई सवैया है, कोई कौन सा छंद है, अलग अलग छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, बहुत से छंद आते हैं, गीतिका, हरिगीतिका, मालिनी, मंदाक्रांता, ये बहुत से छंद ऐसे आपके चलते हैं। चलिए, ये बातें आगे की मैंने एक बार थोड़ी सी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं सीधा सीधा चलता हूं आपके वर्णिक छंद में। जो मात्रिक छंद में पहला छंद आता है, आप ध्यान से सुने। पहला छंद आपका आता है, उसका नाम है चौपाई। ये मात्रिक छंद का पहला है। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती है, वहां गण लगा के मात्राएं गिनी जाती है, इसमें सीधी मात्राएं गिनी जाती है। चौपाई छंद आपकी हिंदी साहित्य का देखो 10वीं क्लास में भी चलता है, 11वीं में चलता है और 12वीं में और आगे तक चलेगा। चौपाई की क्या परिभाषा है तो मैं बता देता हूं। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। नाम ही जैसे चौपाई है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और एक इसकी परिभाषा है, यह तुकांत होता है, अंत में तुक मिलता है। ये इसकी परिभाषा है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक मतलब इसमें पंक्तियां हैं, उसमें 16-16 मात्राएं, 4 चरण 16-16 मात्राएं। ये इसकी परिभाषा सममात्रिक से कि जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आए, मतलब कोई सा भी आप चरण ले लो उसका, उसमें 16-16 यदि मात्राएं आए तो वो सममात्रिक छंद कहलाता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आती है। अब आपको मात्राएं कैसे गिननी है, क्या गिनना है, वो मैं आपको उदाहरण से समझाने जा रहा हूं। जैसे एक उदाहरण में लिखता हूं, एक चौपाई लिखता हूं, आप सबने चौपाई ये पढ़ी है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे सब लाइनें लिख सकती हो। जय जैसे लिखा, जय कपीश
देखती हूँ लोक उजागर। इसकी आगे की लाइन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चौपाई है, ठीक है। मैंने आपको बताया 4 चरण 2 लाइनें और लिख लो। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये आपने चौपाई लिखी। अब मैंने इसमें परिभाषा में क्या बताया आपको, सम्मात्रिक छंद है, यानी चारों चरण आएंगे। 2 और लिख सकते हो आप। इन चारों में समान मात्राएं आएंगी। कितनी कितनी आएगी, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। अच्छा, एक चीज इसमें और जोड़ दो आप, अंतिम दोनों मात्राएं या तो ये एस एस की तरह लिखता हूं, मतलब गुरु बड़ी, या एक एक लिखा है ये छोटी। ये खास बात है, छोटी होती है। प्रत्येक चौपाई की विशेषता है कि अंतिम मात्राएं या तो छोटी होंगी या फिर बड़ी होगी। ये विशेष ध्यान रखें। अब हम मात्राएं गिनने का तरीका क्या है वो जरूर ध्यान रखें। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक मिनट, यही से शुरू करते हैं अपन एक बार, कि मात्राएं गिने कैसे, किस तरह से गिनी जाए, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीजें आपके आगे तक काम आने वाली है, इसलिए आपको उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहां लिखा, एक बार इसकी अगली पंक्तियां लिखता हूं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 10वीं कक्षा में आपने दूसरा चैप्टर लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था। उस चैप्टर में चौपाई और सोरठे का ही संयोग था। चौपाई और सोरठे से ही वो छंद बना था। तो चौपाई छंद मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मात्राएं कैसे लगाई जाए, तो जैसे ऋस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण 2 प्रकार के वर्ण होते हैं या स्वर होते हैं, ऋस्व और दीर्घ। तो वर्ण में भी छोटी और बड़ी मात्राएं लगती है। यदि क अकेला है या छोटा की है या छोटा कु है, ये सब के अंदर एक एक मात्राएं आएंगी। लेकिन दीर्घ जो मात्राएं आती है, जैसे बड़ा कु, बड़ा की, बड़ा के, को, कऊ, इन सब के ऊपर डबल मात्राएं आएंगी। और डबल मात्राएं हिंदी में ऐसे लगाई जाती है, ध्यान रखें आप। तो ये मात्राएं गिनने का तरीका है। तो अब आप देखो, उसी क्रम में मैं मात्राएं लगाऊंगा और आप गिन के देखना। इसमें प्रत्येक में 16 मात्राएं आएंगी। जैसे रा बड़ा है, आ की मात्रा 2 हो गया, मैं पर 1 आएगी। दू की मात्रा बड़ी है, इसलिए बड़ी मात्रा, यहां 1 मात्रा, क्योंकि तय अकेला है। ए पे कर, इस पे भी 1, ये छोटी मात्रा इसलिए 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, ये बड़ी और ये बड़ी, क्योंकि धा और मां दोनों में दीर्घ मात्राएं। अब आप गिन के देख लीजिए, वहां 16 मात्राएं आएंगी। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये कुल मात्राएं कितनी आएगी, 16। तो ये चौपाई की हमने परिभाषा देखी कि प्रत्येक चरण में 16 ही मात्राएं आती है। इनमें भी आप गिन लो ऐसे ही, ये मैंने लगा दी मात्राएं, देखो आप। अब आप गिन सकते हो, 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये चौपाई की विशेषता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आएंगी। यहां हम लगा रहे हैं एक के ऊपर बिंदी, इसलिए डबल मात्रा। अब आप गिन लो, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये भी 16 मात्राएं। पहला छंद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, इसलिए सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। एक बात इसमें विशेष और बताई मैंने, अंतिम दोनों मात्राएं या तो गुरु या फिर लघु होती है। अब देखो कैसे, अंतिम मात्राएं कौन सी दोनों, ये अंतिम मात्राएं। आखिरी 2 मात्राएं निकाल लो, ये निकाल ली, ये अंतिम 2 मात्राएं और ये अंतिम 2 मात्राएं। मैंने क्या लिखा कि या तो दीर्घ होंगी या फिर दोनों लघु होंगी।
लघु को ह्रस्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखो दोनों ये छोटी छोटी आ रही, तो यहाँ दोनों बड़ी बड़ी आ रही। कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे दोहे में होता है, इससे अगला छंद बताऊंगा, उसमें क्या होता है, उसमें ये मात्रा अंतिम मात्रा हमेशा छोटी आती है दोहे में और पास वाली बड़ी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें या तो दोनों छोटी आएंगी या फिर दोनों बड़ी आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मात्रा छोटी और एक मात्रा बड़ी, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि चौपाई आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। संक्षेप में दोहरा दिया मैंने कि चौपाई सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, जो 16 मैंने गिन के आपके सामने बता दिए। अंतिम दोनों मात्राएं या तो बड़ी होंगी या फिर दोनों मात्राएं छोटी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटी हो या एक बड़ी हो। तो ये आपका चौपाई छंद है। चलिए अब विद्यार्थियों, आपका अगला हम छंद शुरू करेंगे और उस छंद का नाम क्या है, दोहा। तो मुझे विश्वास है कि आपने पूरा ध्यान दिया है और पूरे ध्यान से यदि आपने सुना है तो चौपाई छंद आपको बिल्कुल अच्छी तरह आने लग गया होगा। और जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे आपके, मैं आप प्रत्येक छात्रों से पूछूंगा और मुझे विश्वास है कि आप पूरी परिभाषाएं अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे, इनके उदाहरण भी आपको करने होंगे। ये मैंने उदाहरण से बताया। अब मैं दूसरा दो छंद है उसकी बात करता हूं, उसका नाम है दोहा। दोहा क्या है, दोहा भी एक छंद है। तो देखो दोहे की परिभाषा, दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है, एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके भी कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब ध्यान रखिए जो मैं लिखने जा रहा हूं, प्रथम व तृतीय पंक्ति में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में, चरण बोल दो चाहे पंक्ति बोल दो, 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखो आप, अच्छा इसके बाद एक बार यह चौपाई की तरह ही ना तुकांत होता है। अब ये परिभाषा लिखी, इसमें समझ में नहीं आया। मैं कई विद्यार्थियों से पूछता हूं कि दोहा क्या होता है, बोले गुरु जी दोहा क्या होता है, कबीर जी के दोहे होते हैं, कोई रहीम जी के दोहे होते हैं, कोई बिहारी के दोहे होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अगर जाना जाए तो इस दोहे में क्या चीज आई, दोहे की परिभाषा क्या है। तो मैंने आपको परिभाषा अच्छी तरह लिख दी है सामने, अब आप समझ सकते हैं। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई तो क्या था, सम्मात्रिक, ये है अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम कैसे, इसके 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां होती है। प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं बताई मैंने, ये देखो आप, और द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में 11-11 मात्राएं। अभी मैं लिख करके उसका उदाहरण समझाऊंगा। मान लो एक दोहा कोई सा भी लिख लेते हैं, तो वो दोहा आप जो पढ़ते रहते हो उसी को, जो लगभग आपकी याद है, कोई सा दोहा जैसे आप ज्यादा यूज करते हो जिसको, जैसे एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, जो आप लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं। ऐसा ही मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये एक दोहा है। अब आपके सारा नियम इसके ऊपर लागू होता है, अगर इस बात को आप ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया कि 4 चरण होते हैं। देखो ये जो आया यहां, ये विश्राम, इसको हिंदी में कहते हैं यति। इसको आप क्या कहेंगे, यति, माने ठहराव, जहां थोड़ी देर के लिए आप रुकते हैं। और जो छंद निश्चित मात्राओं में बंधे होते हैं, याद रखना रागों में भी उसी को गाया जाता है, संगीतबद्ध किया जाता है ना। आप इसको गाते हो तो संगीत में कब गाया जाए कि मात्राएं समान हो, या मात्राओं का जिसमें पूरी सावधानी बरती गई है वही गाया जा सकता है। क्योंकि संगीत में यदि एक मात्रा भी कम या ज्यादा हो गई तो उसको आप संगीतबद्ध नहीं कर सकते, आप उसको स्वर में गा नहीं सकते।
मात्राएं बढ़ते ही जैसे वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोलक है और भी आपका है, तबला है, उसके साथ आप गा भी नहीं सकते, इसलिए मात्राओं का बंधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये मात्रिक छंदों की विशेषता है। तो मैं मात्राएं गिनता हूं, जैसे यहां से ये एक मात्रा, ये एक, ये एक, ये एक, क्योंकि चारों छोटी है। रहीमन, धागा में दोनों बड़ी मात्राएं आएंगी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ी और ये ऐसे। अब आप गिन लीजिए। मैंने आपको ये बताया प्रथम व तृतीय चरण। देखो ये हो गया आपका पहला चरण, ये इस कोमा के बाद यहां हो गया दूसरा चरण, यहां से लेकर के यहां तक हो गया तीसरा चरण, और जुड़े के बाद यहां से लेकर के ये हो गया चौथा चरण। ये 4 चरण हुए। मैंने आपको तो लिखा है 2 अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण, पहला यहां तक, दूसरा ये पूरा, तीसरा इस कोमा तक, इसको यति बोलते हैं, और चौथा यहां से यहां तक। 4 चरण हुए। प्रथम ये चरण हो गया, तृतीय ये, द्वितीय, चतुर्थीय। मैंने ये लिखा प्रथम व तृतीय पंक्ति में या चरण में 13 तो यहां से यहां तक 13 मात्राएं गिन लो आप। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये होगी 13 मात्राएं यहां तक। अब यहां से यहां तक कितनी होगी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये होगी 11। यानी इसमें आप आगे लिख सकते हो कुल 24 मात्राएं। ये इधर जो है ना, कुल 24 मात्राएं, मैंने परिभाषा में लिखा नहीं, आप ध्यान दें। कुल कितनी मात्राएं होती है दोहे में? 24 मात्राएं होती है, याद रखेंगे। तो 13 + 11 बराबर कुल कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं दोहे में होती है प्रत्येक चरण पूरा होने पर, पंक्ति। यहां से मात्रा लगाओ 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1। अब आप गिन सकते हो 24 मात्राएं इसमें भी होंगी। 2 2 4 2 6 7 8, ये 3 तो पंक्ति का लिखा है मैंने। 9 10 11 12 13, यहां तक 13, वो 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कुल कितनी होगी? 24 मात्राएं। अब हमने क्या सीखा कि दोहा अर्धसम मात्रिक, क्योंकि यहां 13 है तो यहां 11 है, इसलिए आधा समान आधा है समान। ये अर्धसम, ये दोनों तो एक साथ है, पहला और तीसरा में 13 13 मात्राएं हैं, लेकिन दूसरे और चौथे में कितनी हुई? 11 11। कुल मात्राएं कितनी हुई? 24। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि दोहा क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है और 13 मात्रा के बाद यति विश्राम लगता है और उसके आगे 11 मात्राएं। कुल इस प्रकार से 24 मात्राएं आपकी दोहे में होती है। आप और भी कोई दोहा आपने, जैसे आपका 11वीं क्लास में पहला पाठ कबीर का ही है। कबीर का जो पाठ है गुरु महिमा का वर्णन किया, उसमें पहला पाठ उठा के देखना यदि आपके पास पुस्तिका है तो। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनार। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाबे चोट। तो इस प्रकार से बहुत से दोहे आपके दिए हैं। ये दोहा इस प्रकार का छंद है। और अब आज मैं आपको अंतिम और तीसरा छंद बताने जा रहा हूं, जो आपके इंपोर्टेंट जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित चीजें हैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि छंद तो बहुत से होते हैं, लेकिन अपन सबकी गहराई में जा करके फिर आपकी पाठ्य पुस्तक भी सीधे सीधे चलेंगे, ताकि आपको आगे कहीं समझने में दिक्कत नहीं आए। जब भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दोहे चलेंगे तो आप खुद स्वयं घर में बैठ करके और उन छंदों की मात्राएं गिन करके जान सकते हैं कि भाई कौन सा छंद है। अब एक तीसरा छंद मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसका नाम है सोरठा। सोरठा एक छंद और है। ये 3 छंदों में सोरठा भी एक छंद महत्वपूर्ण है। सोरठा क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में लिख देता हूं। यह छंद दोहे का विपरीत होता है। पहली बात तो ये है इसकी सबसे बड़ी भाषा, दोहे से उल्टा होता है। बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दो, सोरठा बन गया। दोहे को उल्टा लिखते ही क्या बन जाता है? सोरठा। आपके राजिया के सोरठे 10वीं क्लास में पढ़े, 12वीं में राजिया के सोरठे चलते हैं, तो सोरठा छंद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह छंद दोहे का विपरीत होता है। अब परिभाषा में यदि आप बात करोगे तो उल्टी परिभाषा हो जाएगी दोहे से जस्ट। इसके 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सममात्रिक
छंद होता है, क्योंकि दोहे की तरह इसका नियम है, खाली दोहे का उल्टा हो गया। अब इसमें क्या होगा, प्रथम व तृतीय पंक्ति में या चरण में 11-11 व द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये खास बात है। मानिए दोहा ही है, दोहे का उल्टा हो गया। दोहे में क्या होता था, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती थी और सोरठे में 11-11, उल्टा हो गया ना। यानी दोहे को उल्टा कर दो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए, ये तो हो गया दोहा। अब इसको आप कर दो, मत तोड़ो छिटका रहीमन धागा प्रेम का मिले गांठ पड़ जाए टूटे से फिर ना मिले, ये बन गया सोरठा। पहली पंक्ति को दूसरी जगह, दूसरी को पहली जगह, तीसरी को चौथी जगह, चौथी को तीसरी जगह, बस ये बन गया सोरठा। लेकिन अपन एक प्रॉपर सोरठा लिखते हैं ताकि आपको वो समझ में आना जरूरी है। जैसे राजिया का सोरठा है तो कोई सा भी, जैसे एक सोरठा मैं आपको बता देता हूं, ये जो राजिया की सोरठे हैं उनमें से एक सोरठा बताता हूं मैं। हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज ज्यों राजिया। ये राजिया रसोरठा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो, यहां से यहां तक मैंने आपको बताया, इसका उल्टा नियम है। इसमें हिम्मत कीमत हो यहां तक लेना है। ये आ गया यति, बिन हिम्मत कीमत नहीं, उल्टा हो गया। इसको हम दो भी बना सकते हो, कैसे? अच्छा, इसमें एक चीज आपको लिखनी है, यह तुकांत होता है, इसमें तुक नहीं मिलती, इसमें अंत में तुक नहीं मिलती। देखो आप, ये मैं डबल है, इसमें डबल मात्रा लगाओ और यहां से शुरू करो आगे। मात्राएं गिनना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13, ये 13। तो इस चरण में 13 मात्राएं आई, इस चरण में 11। करे न हिम आदर को रद कागज ज्यों राजिया, ये या में बढ़िया जाएगी। ये आ गई 13, इधर 13 होगी, इधर 11। ये देखो, ये 11 मात्राएं हो रही है और ये 13 मात्राएं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यह दोहे का उल्टा हो गया। सोरठा क्या हुआ, दोहे का उल्टा हो गया। आप इनकी मात्राएं गिन के देख लो, 13 + 11, ये नियम चला ना, 13 + 11। इसमें भी आप वही लिखें, कुल मात्राएं कितनी है, कुल 24 मात्राएं, ये नियम है इसका। लेकिन ये क्या हुआ, ये हो गया दोहे का बिल्कुल ऑपोजिट। अब देखो, ये अतुकांत होता है, इसमें तुक नहीं मिलता। कैसे कि कीमत नहीं, यहां नहीं आ रहा है, यहां राजिया, कोई तुक नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब इसी का आप दोहा बनाओगे तो तुक बैठ जाएगा। कैसे कि बिन हिम्मत कीमत नहीं, हिम्मत कीमत होय, रद कागज ज्यों राजिया, करे ना आदर कोय। तो होय और कोय की आवाज मिल रही है, यानी इस पंक्ति को इधर डाला, इसको इधर डाला, बन गया दोहा। तो हमने ये सीखा कि सोरठा दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें जो मात्राएं होती है उसका नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसकी मात्राएं अलग होती है। तो आपके बहुत से सोरठे आपके दे रखे हैं, 10वीं कक्षा में आप सब पढ़ के हैं, मैंने सोरठे बहुत अच्छी तरह पढ़ाए थे। तो इनका आपको जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया, चौपाई सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में
16 मात्राएं होती है, अंतिम मात्राएं दोनों गुरु या लघु होती है। उदाहरण मैंने बता दिया, हनुमान चालीसा की कोई सी पंक्तियां या रामचरितमानस की किसी भी कांड से, बालकांड से, लंका कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से कोई सी पंक्तियां निकाल लो। उसके बाद दुआ बताया, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रथम तृतीय पंक्ति में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। उसका उदाहरण मैंने बताया, ये सोरठा, ये दोहे का उल्टा होता है। प्रथम तृतीय पंक्ति में 11-11, द्वितीय चतुर्थ पंक्ति में 13-13, कुल 24 मात्राएं होती है। ए तुकांत होता है, जो मैंने बताया यहाँ तुक नहीं मिलता। तो ये आपकी इधर मात्राएं आप गिनोगे तो 13 + 11 की जगह 11 + 13 होगी, क्योंकि 13 + 11 तो दोहे में होती है, सोरठे में 11 + 13 और ये आगे 24 मात्राएं। तो मैं समझता हूँ ये तीनों छंद आपने अच्छी तरह समझे होंगे। कल अपन थोड़ी सी अलंकारों की जानकारी करेंगे, उसके बाद में आपकी पाठ्य पुस्तक हम शुरू करेंगे। तो मेरा विश्वास है आपने बहुत मनोयोग से सीखा है। अब आपको ये तीनों छंद अच्छी तरह अपने पाठ्य पुस्तक में करने हैं। इनके अलग अलग उदाहरण आप स्वयं अपने हिसाब से करेंगे। एक बार मैं पुनः सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से इनको तैयार करेंगे। थैंक यू।